नमस्कार साथियों, बहुत ही स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कुमार स्टूडियो 688 में। हम मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं और उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो भी मध्य प्रदेश की पीएससी वैकेंसी आने वाली है और उसमें लगभग क्वेश्चन मध्य प्रदेश के होते हैं। लेट्स से कि अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो 100 क्वेश्चन में आप मान के चलें कि 40 से 45 क्वेश्चन आपके 40 से 45 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो मध्य प्रदेश बेस्ड होते हैं, यानी जिनका मध्य प्रदेश में ही फोकस होता है, मध्य प्रदेश से ही पूछे जाते हैं। अगर हम 40 से 45 क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे हैं और जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, आपका इंडिया की ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, अगर वहाँ से क्वेश्चन निकाल के लाए तो हम इजीली 60 to 65 नंबर आराम से प्राप्त कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश मेन फोकस है और मध्य प्रदेश से बहुत सारे क्वेश्चन मध्य प्रदेश पीएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं आज मध्य प्रदेश के न्यायालय, इसके बारे में चर्चा होगी। मध्य प्रदेश के न्यायालय से क्या क्वेश्चन बनते हैं। मध्य प्रदेश के न्यायालय, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं और ये क्वेश्चन अगर हम नहीं देखेंगे तो यकीन मानिए कि आप थोड़ा सा कम मार्क्स लाके फिर ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो कोशिश ये रहेगी कि मध्य प्रदेश के न्यायालय से हम क्वेश्चन पढ़ें, क्योंकि मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत ही आता है। तो देखेंगे कि मध्य प्रदेश के जो न्यायालय है इसकी व्यवस्था कैसी की गई। तो आपको पता है कि भारत अंग्रेजों का गुलाम था और अंग्रेज जो थे वो न्यायालय की व्यवस्था की या न्यायालय की अवधारणा को भारत लेकर आए थे। तो इसी के अंतर्गत उन्होंने एक अधिनियम बनाया, जिस अधिनियम का नाम था भारत शासन अधिनियम। कौन सा? भारत शासन अधिनियम। ध्यान रखेंगे, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 उन्होंने बनाया और इस जो अधिनियम था भारत शासन अधिनियम, इसकी धारा थी 108। ये भी पूछा जाता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 की जो धारा थी 108, इसके अंतर्गत उन्होंने मध्य प्रदेश या पूरे भारत के लिए न्यायालय की व्यवस्था को बल दिया कि न्यायालय की व्यवस्था कैसी रहेगी। तो भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 108 के अनुसार जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था, अंग्रेजों के समय में क्षेत्र था, उस क्षेत्र का नाम था बरार क्षेत्र। बरार क्षेत्र और आपका सेंट्रल प्रोविंस है ना, सेंट्रल प्रोविंस, बरार क्षेत्र और सेंट्रल प्रोविंस। जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था तब का है ये, अंग्रेज का समय का। तो बरार क्षेत्र और सेंट्रल प्रोविंस क्षेत्र जो मध्य प्रदेश में सम्मिलित बाद में हो गए, इनके लिए एक न्यायालय की व्यवस्था की गई, जिससे नागपुर हाई कोर्ट है ना, नागपुर हाई कोर्ट के रूप में एक न्यायालय की व्यवस्था की गई अंग्रेजों के द्वारा कि भैया आज से जो है वो नागपुर हाई कोर्ट हमारा क्या होगा, न्यायालय होगा और जितने भी लोगों को परेशानी है इस न्यायालय में आइए और न्याय का दरवाजा खटखटाइए, न्याय पाने के लिए अपनी अर्जी लगाइए। इस तरीके की चीज़ें अंग्रेजों ने व्यवस्था की गई थी। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है, भारत शासन अधिनियम 1935 की धारा 108 के अनुसार अंग्रेजों ने व्यवस्था करके गए थे। बरार क्षेत्र और सेंट्रल प्रोविंस क्षेत्र है। बरार क्षेत्र यानी नागपुर के आसपास का क्षेत्र को बरार क्षेत्र के अंतर्गत कहते हैं और सेंट्रल प्रोविंस यानी मध्य भारत का क्षेत्र है। ये भी ध्यान रखेंगे। जब 1 नवंबर 1956 को हमारा मध्य प्रदेश विभाजित हुआ, तब हमने ये बरार क्षेत्र को काट के इसे महाराष्ट्र में जोड़ दिया और सेंट्रल प्रोविंस जो क्षेत्र था इसे मिला करके भोपाल रियासत और मालवा की कुछ रियासतों को मिला करके हमने मध्य भारत का क्षेत्र बनाया। तो मध्य प्रदेश का नामकरण भी पूछा जाता है। तो मध्य प्रदेश का नामकरण आपको ध्यान रखना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। हृदय प्रदेश मध्य भारत भी कहा गया। तो इस तरीके की चीज़ें जो है वो मध्य प्रदेश में हुई। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली बनेंगे। तो ध्यान रखना है, भारत शासन अधिनियम की धारा 108 के अनुसार है ना, 1935 के जो अधिनियम बनाए थे उन्होंने, उसकी धारा 108 के अनुसार मध्य भारत के लिए जो न्याय की व्यवस्था की गई थी, उसे बरार क्षेत्र और सेंट्रल प्रोविंस के अंतर्गत इस जो क्षेत्र थे दोनों, इनके लिए नागपुर हाई कोर्ट बनाया था कि नागपुर हाई कोर्ट में न्याय की व्यवस्था इस क्षेत्र के लोगों के लिए की जाएगी। साथ ही साथ नागपुर का एक खंडपीठ बना दिया गया था जबलपुर। अब सब लोग तो नागपुर नहीं जा सकते, जो इस तरफ के जिले के लोग थे
वो नागपुर के लिए उनके लिए लंबी दूरी थी, तो इसके लिए खंडपीठ की व्यवस्था की गई थी, जो जबलपुर एक खंडपीठ के रूप में कार्य कर रहा था। किसका? नागपुर हाईकोर्ट के खंडपीठ के रूप में जबलपुर काम कर रहा था अंग्रेजों के टाइम से ही। तो वो जो क्षेत्र था, है ना, उसे काट के अलग कर दिया गया बरार क्षेत्र को, और नागपुर हाईकोर्ट को भी बाद में अलग कर दिया, और फिर जबलपुर हाईकोर्ट हमने बनाया। तो ये कैसे बना, इसके बाद में हम जानेंगे। तो राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार, राज्य पुनर्गठन आयोग मतलब जब भारत आजाद हुआ तो हम कुछ राज्यों में बंट गए, लेकिन वो राज्य ऐसे थे जो पूर्ण तरीके से या ठीक तरीके से हम लोगों ने भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया। पुरजोर मांग हुई, जनता की ये मांग को सरकार को मानना पड़ा, और आंध्र प्रदेश को सबसे पहले भाषाई आधार पर राज्य का दर्जा दिया गया। उस तरीके से जब बाकी लोग भी अपनी मांगों को लेकर सामने आए सरकार की कि हमें भी भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन होना चाहिए, मराठी बोलने वाले महाराष्ट्र में जाएंगे, हिंदी बोलने वाले मध्य प्रदेश में आएंगे, उत्तर प्रदेश में भोजपुरी या इस तरह की जो वहाँ की लैंग्वेज है वो बोलने वाले वहाँ जाएंगे, हरियाणवी लैंग्वेज वाले हरियाणा में जाएंगे, और राजस्थानी वाले राजस्थान में जाएंगे, गुजराती वाले गुजरात में जाएंगे। तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग आज़ादी के तुरंत बाद से प्रारंभ हो गई थी, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण इसका निर्णय लेट हुआ। तो पहला ध्यान रखेंगे कि आपको आंध्र प्रदेश जो था वो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य था, लेकिन मध्य प्रदेश जो बना 1 नवंबर, है ना, ध्यान रखेंगे 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना भाषाई आधार पर की गई, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी सम्मिलित था। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को विभाजित करके एक अलग राज्य बना दिया गया, वो भी भाषाई आधार पर बना है। तो एक अधिनियम बनाया था भारत सरकार ने, ये अधिनियम के अनुसार ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम जिसे कहते हैं, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार ही मध्य प्रदेश को 1 नवंबर 1956 को बना दिया गया। अब 1 नवंबर 1956 को जब राज्य पुनर्गठन आयोग बना की सिफारिश के अनुसार हमारा मध्य प्रदेश एक अलग रूप में आया, जैसे बरार क्षेत्र को अलग कर दिया गया, सेंट्रल प्रोविंस क्षेत्र इसमें शामिल था, कुछ रियासतें जो मालवा की क्षेत्र की थी, भोपाल जो एक अलग सी ग्रेड का राज्य था, मतलब सी कैटेगरी के अंतर्गत उसको रखा गया था, तो उस क्षेत्र को भी इसमें सम्मिलित कर दिया गया और इसकी राजधानी बना दी गई भोपाल। अब व्यवस्था थी कि न्यायालय की व्यवस्था मध्य प्रदेश में कैसे हो पाए, क्योंकि न्यायालय तो अभी तक नागपुर में संचालित था और नागपुर से ही काम होते थे, लेकिन मध्य भारत के लिए हमें न्याय की व्यवस्था कैसे हो। तो जो हमने अधिनियम बनाया था, कौन सा अधिनियम था? भारत शासन अधिनियम तो पहले था, इसके बाद में हमने राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया था। उसकी धारा ध्यान रखेंगे, राज्य पुनर्गठन अधिनियम की धारा 49 के अनुसार, है ना, धारा 49 के अनुसार हमने जो समस्त काम नागपुर से संचालित हो रहे थे वो जबलपुर ट्रांसफर कर दिए, या जबलपुर आ गया। तो हमारा मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट क्या हो गया? मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट हो गया जबलपुर। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट क्या हो गया? जबलपुर। अब हम किसके अनुसार बनाए? ध्यान रखेंगे 1 नवंबर 1956, ये हमने बनाए मध्य प्रदेश 1 नवंबर 1956 को। और इसकी 1 नवंबर 1956 को जो राज्य पुनर्गठन आयोग था या राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो हमने बनाए थे, उसी के अनुसार उसकी जो धारा थी, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के अनुसार उसकी जो धारा थी, धारा 49 के अनुसार जबलपुर हाईकोर्ट की स्थापना की गई। इतना आपको ध्यान रखना है। 49 की धारा के अनुसार जबलपुर हाईकोर्ट की स्थापना भारत सरकार के द्वारा की गई। तो ये क्वेश्चन शायद आपको बन सकता है। साथ ही ध्यान रखना है कि इसकी खंडपीठ, है ना, खंडपीठ जो है, खंडपीठ अब पूरा मध्य प्रदेश 52 जिलों में है, पहले तो कम थे, और जो महाराष्ट्र भी छत्तीसगढ़ भी सम्मिलित था। तो इसके लिए व्यवस्था की गई कि इसकी खंडपीठ बनाई जाए, क्योंकि ये दूरी अधिक है, लोगों को आने जाने में परेशानी अधिक होगी, न्याय पाने के लिए परेशानी अधिक होगी, तो इसके लिए जिले अलग अलग डिसाइड कर दिए गए। तो जबलपुर तो हाई कोर्ट है ही है, साथ ही इसकी जो खंडपीठ है एक है इंदौर में, ध्यान रखना है इंदौर में,
और दूसरी है ग्वालियर में। 2 खंडपीठ हैं, इंदौर में और ग्वालियर में। तीसरी प्रस्तावित है, अभी बनी नहीं है। तीसरी अगर बनेगी तो ये बनेगी भोपाल में। ये प्रस्तावित है, अभी बना नहीं है। तो तीसरी खंडपीठ का अगर क्वेश्चन आएगा कि कहाँ प्रस्तावित है, तो आपको ध्यान रखना है भोपाल में प्रस्तावित है। तो ये खंडपीठ हो गई आपका इंदौर और ग्वालियर और भोपाल। जो जबलपुर है, जबलपुर हाई कोर्ट ही इन्हें संचालित करता है, ये खंडपीठों को। ये चीज़ आपको ध्यान के मान के चलना है, मान के चलना नहीं है ही है, ये रखें। तो जबलपुर के अंतर्गत जो जिले आते हैं 27 जिले, यानी 27 जिलों को जबलपुर के अंतर्गत रखा गया है, जबलपुर हाई कोर्ट के अंतर्गत रखा गया है। 27 जिलों को आपको ध्यान रखना है। इंदौर खंडपीठ के अंतर्गत जो रखा गया है 12 जिलों को रखा गया है। अभी 13 हो गए, उसमें एक मालवा भी जुड़ गया, तो 13 जिले इसमें आ गए। तो 12 जिले आप ध्यान रखेंगे, उस समय 12 जिले को इसके अंतर्गत रखा गया था। और साथ ही साथ अब जो है ग्वालियर में 9 जिलों को सम्मिलित किया गया है ना। 27, 12, 9 आगे पीछे हो सकता है। जिलों की संख्या तो ऐसे बढ़ रही है जैसे परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ती है। अब नेता लोग हैं, कहीं भी नरियल फोड़ के और एक तरीके के जिला बना दिए, तहसील बना दिए। चुनावी दौर चलता है और वोटरों को लुभाने के लिए तमाम चीज़ें की जाती हैं। तो ये मान के चलें कि मध्य प्रदेश में वर्तमान कैसी व्यवस्था है। हाई कोर्ट जो है मध्य प्रदेश का जबलपुर में है। इसकी 2 खंडपीठें हैं, एक इंदौर में है, ग्वालियर में है। भोपाल से प्रस्तावित है, अभी भोपाल खंडपीठ के रूप में बना नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि भोपाल अभी बना नहीं है, सिर्फ प्रस्तावित है। लेकिन ये क्वेश्चन अगर लीक से अलग आए कि एशिया की सबसे बड़ी अदालत या न्यायालय कहाँ है, तो एशिया का सबसे बड़ा जो अदालत है वो भोपाल में है ना। बड़ा से तात्पर्य ये नहीं है कि बहुत बड़ा काम होता है या ये सारी चीज़ें होती है। एरिया वाइज बड़ा है, यानी कि यहाँ का जो कार्य बिल्डिंग है वो बड़ी है। एशिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग न्यायालय की यहाँ पर भोपाल में है, ऐसा पढ़ने में आता है। अब हम तो कभी गए नहीं है, भोपाल तो जाना हुआ पर न्यायालय नहीं गए। तो इसका जो कोर्ट रूम है भोपाल का सबसे बड़ा है, एशिया का, ये भी आता है। तो आपको ध्यान रखना है। 2 खंडपीठ तो हो गई और साथ ही साथ जबलपुर आपका हो गया। अब जबलपुर जो हाई कोर्ट है, ये खंडपीठ था नागपुर का, ये ध्यान रखेंगे। जो बिल्डिंग थी उससे भी क्वेश्चन आता है कि जो बिल्डिंग थी वो किसने बनाई। तो लोक निर्माण विभाग, ध्यान रखेंगे, लोक निर्माण विभाग। लोक निर्माण विभाग अंग्रेजों के टाइम में था, लोक निर्माण विभाग अभी भी है। तो लोक निर्माण विभाग के एक अधिकारी थे, उन अधिकारी ने ये जबलपुर जो बिल्डिंग है हाई कोर्ट की, वो डिज़ाइन की थी। कब की थी, ध्यान रखेंगे, 1899 को। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 1899 को जबलपुर हाई कोर्ट की बिल्डिंग की डिज़ाइन की गई थी। और ये डिज़ाइन वास्तव में इतनी अच्छी है कि आप एक बार जबलपुर घूम के आइए तो आपको बिल्डिंग मनमोहक सी नज़र आएगी। अभी तो इसको और डिज़ाइन कर दिया गया है। तो ये ध्यान रखना है। लोक निर्माण विभाग के एक अधिकारी थे, अधिकारी का नाम है हेनरी इरविन, है ना, हेनरी इरविन, ये भी ध्यान रख लीजिए, हेनरी इरविन, ये भी पूछा जा सकता है। तो लोक निर्माण विभाग के एक अधिकारी थे हेनरी इरविन, उनके द्वारा 1899 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की व्यवस्था के अंतर्गत जो बिल्डिंग डिज़ाइन की थी वो हेनरी इरविन ने की थी 1899 को। तो ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अब आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश के पहले न्यायाधीश कौन थे, ये भी क्वेश्चन आता है। मध्य प्रदेश के पहले न्यायाधीश, तो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पहले न्यायाधीश, तो इनका है एम हिदायतुल्ला, है ना, एम हिदायतुल्ला। एम हिदायतुल्ला जो थे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे, ये आपको ध्यान रखना है। एम हिदायतुल्ला के बारे में बात होगी तो एम हिदायतुल्ला जो थे मात्र 1957 में ये बनाए गए, 1957 में बने और 1958 तक इनका कार्यकाल रहा। इसके बाद ये मध्य प्रदेश से डायरेक्ट चले गए आपके सुप्रीम कोर्ट, यानी दिल्ली चले गए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इन्होंने अपनी सेवाएं दी न्यायाधीश के रूप में। बाद में कार्यवाहक
है ना, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, कार्यवाहक एम हिदायतुल्ला। पहले क्या थे, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। इसके बाद ये चले गए 1958 में, ये प्रमोशंस लेके या प्रमोशन हो गया इनका, सरकार ने देखा कि अच्छा काम कर रहे हैं तो इनका प्रमोशन देके चले गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में बाद में कार्यवाहक चीफ जस्टिस रहे। तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, और भी क्वेश्चन देखते हैं कि क्या हो सकते हैं कि वर्तमान में अभी कौन है। तो वर्तमान में जो है रवि जो चीफ जस्टिस है, मिस्टर रवि, ये अभी मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस हैं, मिस्टर रवि। तो आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये हो गया आपका। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या है, तो ये आपको मैं मिटाना हो, फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था होगी। मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की क्या व्यवस्था है, इसके बारे में जानेंगे। तो एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिया गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट का मतलब है कि जो लंबित प्रकरण है या न्यायालय में जो बहुत दिनों से लंबित है, जिनका न्याय जल्दी नहीं आ रहा है, ट्रायल ही चल रहा है, तो ऐसे मामलों को निपटाने के लिए, ऐसे मामलों को जल्दी से सॉल्व करने के लिए हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की गई। मध्य प्रदेश ने फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की। इसकी भी डेट आपको ध्यान रखना है, 1 अप्रैल 2001 को। कहाँ पर? 1 अप्रैल 2001 को मध्य प्रदेश में फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था की गई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे कि ये कब की गई, और अभी वर्तमान में कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट मध्य प्रदेश में संचालित है। तो ध्यान रखना है आपको 85, यानी 85 फास्ट ट्रैक कोर्ट मध्य प्रदेश में संचालित हैं। प्रत्येक जिले में तो है ही है, जिले के साथ जो बड़ी तहसीलें हैं जहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं और न्यायालय के समक्ष न्याय पाने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, तो उनके लिए व्यवस्था की गई फास्ट ट्रैक कोर्ट की। तो यानी लंबित पड़े मामलों को शीघ्र से शीघ्र न्याय दिलाने की कोशिश की गई। 1 अप्रैल 2001 को ये व्यवस्था मध्य प्रदेश शासन के द्वारा दी गई। लेकिन मध्य प्रदेश में न्याय पाने की, या मध्य प्रदेश नहीं पूरे भारत की बात करें, कि न्याय पाने की प्रक्रिया बड़ी जटिल है। और एक साहब हुए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हुए, BN खरे। तो BN खरे साहब ने कहा था कि मध्य प्रदेश के न्याय के बारे में कि किसी गरीब को न्याय देना कठिन हो गया है। और उनका वक्तव्य था, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वक्तव्य, जो सर्वोच्च न्यायालय है उनके न्यायाधीश का वक्तव्य है। तो ये एक तरीके का आप ये मान के चलें कि स्टेटमेंट भी है, और जो वो बोलते हैं वो कानून हो जाता है। तो उन्होंने ये बात कही कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है और उसके पास अगर पैसे नहीं हैं, तो वो न्यायालय के दरवाजे की तरफ देखना भी उसके लिए गुनाह है। ये बात भी BN खरे साहब ने कही, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो। तो उन्होंने तो कुछ सोचा होगा, कुछ देखा होगा, तब तो ये बात आई सामने की। वास्तव में आज भी जो वकील, एडवोकेट, ये तमाम जो लोग हैं, इतने ज़्यादा महंगे ये सब चीज़ें हो गई। न्याय की व्यवस्था पाना एक बहुत ही मुश्किल और जटिल काम है। जितना व्यक्ति क्राइम करते समय या गलती से हो जाए क्राइम या और दूसरी चीज़ें हो जाए तो ना घबराए, लेकिन वो कोर्ट कचहरी आते जाते समय उसकी हालत वैसे ही खराब हो जाती है। एक तो आर्थिक रूप से भी कमज़ोर, मानसिक रूप से कमज़ोर और सामाजिक रूप से और अलग कमज़ोर। तो चारों तरफ उसके प्रेशर होते हैं, और ये सारी व्यवस्था जो है, पैसे के बिना अदालत की तरफ देखना एक प्रकार का गुनाह है, ये BN राव साहब ने इसी सभी चीज़ों को देखते हुए ज़रूर कहा होगा। तो ये आपने फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था 85 जो है वो ध्यान रखेंगे। अब ग्राम न्यायालय की व्यवस्था क्या है? ग्राम न्यायालय, मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालय भी चलते हैं। तो ग्राम न्यायालय जो है ग्राम न्यायालय की व्यवस्था है कि जो छोटे मोटे केस हैं, गांव में जो छोटे मोटे केस हो जाते हैं, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, छोटे मोटे, ज़्यादा बड़े नहीं, क्रिमिनल एक्टिविटीज से संबंधित ज़्यादा बड़े ना हो,
तो जो छोटे केसेस हैं उनकी वो न्याय पाने के लिए गांव में ही व्यवस्था की गई थी, ग्राम न्यायालय, जो कुछ पंच सरपंच इस तरीके के लोगों को व्यवस्था कर दी गई कि आप गांव के जो छोटे मोटे मामले हैं उन्हें निपटाने की व्यवस्था करें, और सरकार पे या जो न्यायालय पे अतिरिक्त दबाव बन रहा है उसे गांव में ही सॉल्व करके और आप देख लें। तो सबसे पहले इसकी जो शुरुआत थी वो झातला ग्राम पंचायत से की गई थी। कहाँ से? झातला, ध्यान, झातला, ये भी पूछ सकता है। तो झातला ग्राम पंचायत से सबसे पहले इसकी झातला ग्राम पंचायत है ना, झातला ग्राम पंचायत है नीमच में, है ना, नीमच जिला है। नीमच जिले में झातला ग्राम पंचायत से सबसे पहले इसकी व्यवस्था की गई थी, और ये देखा गया था कि ये ठीक तरह से काम करता है या नहीं करता। अगर करता है तो इसे और दूसरे राज्यों में भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। भारत सरकार का इसमें प्रयास था ग्राम न्यायालय की शुरुआत करना, क्योंकि ये माना गया कि ग्राम का स्वराज्य होगा तो देश का स्वराज्य होगा। तो ये जो अवधारणा थी ये महात्मा गांधी की थी, और महात्मा गांधी की थी तो उन्हीं के जन्मदिन पर यानी 2 अक्टूबर को इसको प्रारंभ किया गया। 2 अक्टूबर, ध्यान रखेंगे, 2 अक्टूबर 2009, 2 अक्टूबर 2009 को प्रारंभ कर दिया गया ग्राम न्यायालय की व्यवस्था को। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको ध्यान रखना है। 2 अक्टूबर 2009 को ग्राम न्यायालय की व्यवस्था मध्य प्रदेश के लिए की गई। सबसे पहले झातला जो है ग्राम पंचायत को इसमें सम्मिलित किया गया था। 2 अक्टूबर 2009 को इसे प्रारंभ कर दिया गया बैरसिया जिला भोपाल में। ये भी ध्यान रखेंगे, है ना, बैरसिया जिला भोपाल में, भोपाल से ये व्यवस्था लागू हो गई। बैरसिया पंचायत है, वहाँ से भोपाल जो जिले में है, यहाँ पर व्यवस्था 2 अक्टूबर 2009 से लागू कर दी गई। तो अभी तो ग्राम न्यायालय प्रत्येक पंचायत में लगभग चालू है, लेकिन अब जब वोट ही ऐसे लोगों को करोगे कि जो न्याय संगत ना हो, तो वो क्या न्याय दे पाएंगे। तो हमें जब वोटिंग करना चाहिए तो हम विशेष ध्यान देना चाहिए कि किस तरह के लोगों को चुनकर लेके आए, पंच बनाए, सरपंच बनाए, तो ग्राम का विकास हो या ना हो। लेकिन कुछ लोग आर्थिक रूप से, कुछ लोग किसी के दबाव में या पैसे की लालच में वोट कर देते हैं, और फिर हम ठीक तरीके के लोगों को चुनकर नहीं ले पाते। और अन्याय सहना भी एक तरीके का अन्याय है, और जो व्यक्ति अन्याय सहता है, अन्याय के खिलाफ बोलता नहीं है, अगर वो न्याय मांगने जाए तो आप क्या अपेक्षा करोगे ऐसे लोगों से। तो आप ये मान के चलिए कि अन्याय अगर आपने किया है वोट डालते समय, जो वाजिब लोग हैं उनको अगर पहुंचाया नहीं है, तो आप न्याय पाने की व्यवस्था छोड़ ही दें। तो ये जो है लगभग क्वेश्चन यही बनते हैं। वर्तमान अभी को एक और क्वेश्चन ध्यान आ रहा है कि आपको एक और पूछे कि मध्य प्रदेश में अभी तक कितने चीफ जस्टिस बने कार्यवाहक मिला करके। तो आपको ध्यान रखना है 27 कुल चीफ जस्टिस, है ना, कुल चीफ जस्टिस ऑफ एमपी हाई कोर्ट, एम हिदायतुल्ला से लेकर के रवि कुमार तक, है ना, जितने बने 27। इसमें कार्यवाहक भी सम्मिलित है। कार्यवाहक का मतलब यानी जो हाई कोर्ट के जो जज होते हैं, जब चीफ जस्टिस ना हो तो उनके बदले में किसी एक व्यक्ति को प्रमुख बना दिया जाता है कि आप जो है चीफ जस्टिस का भी अतिरिक्त काम संभालिए। तो ऐसी स्थिति को मिला करके कुल 27 जो है चीफ जस्टिस मध्य प्रदेश में अभी तक हो चुके हैं, और बेहतरीन तरीके से कार्य की व्यवस्था चल रही है। न्याय पाने की ज़्यादा कोई झंझट नहीं है। तो अपराध ना हो, अपराध मुक्त समाज का निर्माण हो। और वो कैसे होगा कि हर व्यक्ति चाहे कि वो अपने दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना करे। अगर कोई व्यक्ति दूसरे की स्वतंत्रता का हनन कर रहा है तो अपराध की प्रक्रिया वहीं से प्रारंभ हो रही है। तो हम हमारे तक सीमित रहें और कोशिश ये करें कि एक बेहतर राष्ट्र की ओर अग्रसर हों। तो ये था हमारे मध्य प्रदेश की न्यायालय की व्यवस्था, और इससे क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। तो एक बार सीरियसली इसको देख लीजिए, और नोट डाउन करने की ज़रूरत हो तो नोट भी कर लीजिए। मिलते हैं कल बेहतरीन नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।